फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता से आने वाली जितने भी सब्जेक्टिव सवाल हैं, 2 नंबर और 5 नंबर, जितना भी VBI क्वेश्चन है, उस प्रश्न को मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ। और उम्मीद है कि आपको यहाँ से जो प्रश्न मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ, 100% आप ये हो जाइए कि इस प्रश्न के बाहर जो है आपके एग्ज़ाम में, 12 के एग्ज़ाम में कोई दूसरा प्रश्न नहीं होगा इस चैप्टर से। जो प्रश्न मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में, ये हो जाइए 100% श्योर हो जाइए कि आपको यही प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो उस आधार पर मैंने इस प्रश्न को छांट कर रखा है और ज़्यादा संभावना है कि ये प्रश्न आएगी। दूसरी बात यह है कि अभी इधर में कुछ 2-3 दिन आप लोगों की समस्या है ऑनलाइन क्लास कराने में, चूँकि इसमें हो क्या रहा है कि अभी नेट का इशू चल रहा है। तो जस्ट अभी हम कुछ सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं, और जिससे क्या हो कि नेट की समस्या ख़त्म हो जाएगी। जल्द ही मैं नेट के ऊपर काम कर रहा हूँ, वाईफाई जो है लगवा रहा हूँ। तो अगर वाईफाई आ जाता है तो फिर नेट की समस्या ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो है आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि क्लास के संबंध में कुछ बच्चे का कहना है कि सर 5 बजे से क्लास जो है शाम में है, तो उस समय जो है हम लोग घूमने चले जाते हैं, तो इसलिए 5 बजे से क्लास न रखा जाए। तो आप लोग को कमेंट में बताइएगा कि बहुलक जो बच्चे को मतलब ज़्यादा कमेंट जिस हिसाब से रहेगा, 5 बजे रखा जाए या शाम में रखा जाए या सुबह में रखा जाए, ठीक है। तो जिस हिसाब से ज़्यादा अगर कमेंट रहेगा सुबह का, तो मैं सुबह में क्लास रख दूंगा, या फिर शाम का अगर रहेगा तो शाम में क्लास कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत समय गंवा लिए, हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है। हालांकि मैं ये ऑनलाइन में कराया भी था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे का कहना हुआ सर बफरिंग कर रहा था, मैंने पूरा नहीं देखा, तो इसको वीडियो लेकर आ जाइए। तो मैं आज इसी वीडियो पर चर्चा करूंगा। देखिए, यहाँ क्या है, पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है कि पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो पुरातत्व एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई वस्तुओं को उत्खनन से प्राप्त किया जाता है, और इस दौरान प्राप्त सभी वस्तुओं को पुरातत्व कहा जाता है। जब हम पृथ्वी के अंदर कोई भी चीज़ को क्या करते हैं, खोद कर निकालते हैं, तो वह वस्तु क्या कहलाता है, पुरातत्व कहलाता है। पुरातत्व क्या होता है, एक ऐतिहासिक स्रोत होता है, ठीक है। अब जैसे पुराने समय में जब पृथ्वी को खोदा गया, तो वहाँ से क्या प्राप्त हुई, मूर्तियाँ प्राप्त हुई, शिलालेख प्राप्त हुए, ठीक है, अस्थिया अवशेष प्राप्त हुए, मतलब हड्डी वगैरह मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, ये इत्यादि सामान सब मिला, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाता है, पुरातत्व कहलाता है, ठीक है। तो इतिहास जो है पुरातत्व और पुरातात्विक स्रोत और लिखित स्रोत पर आधारित होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिंधु सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें, ठीक है। सिंधु जो सभ्यता है, सिंधु घाटी, उसकी नगर योजना का क्या करना है, चर्चा करना है, यानी हड़प्पा सभ्यता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। एक शहरी सभ्यता की कैसे थी, तो देखा क्या गया कि उस समय मतलब जो तत्कालीन समय चल रहा था, लगभग 2300 BC के करीब तकरीबन देखते हैं, तो उस समय विश्व में ऐसा कोई भी जगह नहीं था जो शहरीकरण था। इसलिए यहाँ जो शहर मिला है वह क्या है, यहाँ से एक नियोजित शहर का अवशेष मिलता है, प्रमाण मिलता है, जो कि तत्कालीन विश्व में कहीं पर भी नहीं थी। उस समय जो पूरी दुनिया है, उस समय ऐसा सभ्यता कहीं पर नहीं थी, ठीक है। पूरा सिंधु घाटी सभ्यता 2 भागों में बटे हुए थे, ठीक है। यहाँ की सड़कें एवं व्यवस्थित नालियाँ मिली है, जो सभ्यता को नगरीय होने का प्रमाण देता है कि यह सभ्यता क्या थी, नगरीय थी। देखिए, ये बहुत मतलब अच्छा से मैंने इसको सजा कर लिखा हूँ, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के विषय में बताना है। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है, उसके विषय में आपको बताना है। तो मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है जो सिंधु निवासियों के स्थापित
स्थापत्य, इसको एक काट दीजिएगा, ठीक है ना, स्थापत्य का सुंदर नमूना है, ठीक है ना। यहाँ जो है मतलब सिंधु निवासी द्वारा बनाया गया यह एक सुंदर नमूना था। जैसे हम लोग के समय में देख लीजिए बहुत सारे धरोहर चीज़ है, सुंदर नमूना में देखते हैं, ताजमहल है, इंडिया गेट है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ है जो हम लोग अभी देखते हैं। उस समय में अगर हम देखा जाए तो मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नानागार मिला है या अन्नागार मिला है, यह एक उस समय के लोगों द्वारा स्थापित किया गया एक सुंदर नमूना था, ठीक है। यह स्नानागार 39 फीट लंबा, ठीक है, और 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा था, ठीक है। इसके चारों ओर छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। यह कमरा स्नान के बाद कपड़ा बदलने के लिए बनाया गया था। इसे जो है पूरा अगर हम देखते हैं पानी में उतरने के लिए हम देखते हैं तो इसमें 2 भाग थे, यानी उत्तरी और दक्षिणी भाग से जलाशय में उतरने के लिए सीढ़ी बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु सभ्यता की कला का वर्णन कीजिए। सिंधु सभ्यता का जो कला था उस समय उसका क्या करना था, वर्णन करना था, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता से कलात्मक स्वरूप के विषय में देखा जाए तो यहाँ से अनेक मुहरे, मुद्राएं, ठीक है, ये मन के एक साथ होगा, ठीक है ना। मन के मतलब मिट्टी के बर्तन को बोलते हैं, हालांकि इसमें कॉमा होगा। मन के भवन बनाने वाली भवन निर्माण, ठीक है, गलियाँ, नालियाँ इत्यादि मिले हैं, जिस पर कलात्मक स्वरूप के बारे में जाना जा सकता है। ये अगर मोहर है तो हम मोहर के कलात्मक स्वरूप के बारे में जान सकते हैं, या मुद्रा हो गया, या मनके हो गया, मिट्टी के घड़ा हो गया, भवन निर्माण हो गया, ठीक है, गली हो गया, नाली हो गया इत्यादि सब के विषय में हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि वो किस हिसाब से बनाया गया था, वो भी उसका एक कलात्मक स्वरूप था। यहाँ हम मोहर के ऊपर चर्चा किए हुए। कहता है सिंधु सभ्यता के मुहरे सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी हुई थी, ठीक है। इस मुहरे पर जो एक पशु था, बैल, कुब्बड़ बैल था, ठीक है, उस बैल या वृक्ष के चित्र जो है अंकन किया गया हुआ था। भवन निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो इस कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 ऐसा शहर है जहाँ से मिलता है, यहाँ से व्यवस्थित यानी उच्च कोटि के भवन प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता की विस्तार की विवेचना कीजिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में भी पूछ देता है। ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से 5 नंबर के लिए काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में भी पूछ देता है, लेकिन यहाँ मैंने शॉर्ट करके 2 नंबर के लायक ही बनाया हूँ। 5 नंबर के लायक आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। मैं 5 नंबर में इसको लिखा भी हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और सभी का लिंक और जो है डॉक्यूमेंट और PDF आप सबको आपके अपना ही चैनल टेलीग्राम पे जाना है आपको, शिक्षा दीप डालना है, और वहाँ शिक्षा दीप जैसे ही आप डालिएगा और उससे ज्वाइंट हो जाइएगा तो आपको वहाँ इस सभी का PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारे वीडियो पे अभी नए हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा वीडियो लग रहा है तो लाइक कीजिए, और हाँ अच्छा लगता है तभी सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पे बने रहिए, रोज़ देखिए, ठीक है, रोज़ पढ़िए। अगर अच्छा लग रहा है तो, नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए हड़प्पा सभ्यता की विस्तार की विवेचना करें। क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूरब में आलमगीरपुर, ठीक है ना, पूरब में क्या है, आलमगीरपुर, जो हम बताए हुए थे, पूरब में आलमगीरपुर, और पश्चिम में सुतका गणोर जो बलूचिस्तान में पड़ता है, उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद तक फैली हुई एक विस्तृत सभ्यता थी। इसका कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। ये 2 मार्क्स के लायक हो गया, ठीक है। अब इसको 5 मार्क्स में बढ़ाकर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये हालांकि इधर आंसर होना चाहिए, बाय मिस्टेक हो गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल का खोज किया गया था, ठीक है। इसलिए पूरे सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, इसलिए पूरी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों का नाम लिखें।
हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रमुख नगर, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का आपको जो भी नाम 4 प्रमुख याद होगा आप लिख दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगर निम्नलिखित है, चनहुद्रो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, ठीक है, राखी गढ़ी, बहुत सारी शहर मिले हैं, आप उनका नाम लिख सकते हैं। दाहिमाबाद हो, जो 4 प्रमुख शहर आपको अच्छा लगता है उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम जरा कुछ 5 नंबर में आने टाइप वाला प्रश्न पे हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। देख लीजिए 5 नंबर में आने लायक जो प्रश्न आपको मिलेगा वो लगभग देखिए 5 नंबर का जो प्रश्न है यहाँ से आ जाता है। कुछ प्रश्न है जैसे कि कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाले। वहाँ के लोगों को मतलब धार्मिक जीवन किस हिसाब से था उस पर आपको क्या करना है, चर्चा करना है। तो आप देखिए उस समय के लोग क्या करते थे। अगर हम हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई में कुछ मोहरे और लघु मूर्तियाँ तथा ताबीज मिले हैं, ठीक है, जिससे सिंधु सभ्यता के लोगों को धार्मिक विश्वासों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है ना। अब जब मूर्ति मिले या ताबीज मिले तो लोग में ये बात तो बढ़ ही जाएगा आपके मन में कि लोग में क्या था कि धर्म के प्रति विश्वास था, ठीक है ना। अगर टोना, जादू टोना वगैरह ये सब है तो आप धार्मिक विशेषता से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, ऐसा माना जाता है। कहता है इनका अध्ययन करने के पश्चात तो सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक जीवन निम्नलिखित विशेषताओं के मतलब निम्नलिखित विशेषता आती है। इस विशेषता में देखा जाता है तो पहले अगर हम बात करते हैं तो मातृ देवी की उपासना, वो वहाँ के लोग जो है ना मातृ देवी की उपासना करते थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मातृ देवी की उपासना करते थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों में मातृ देवी के स्वरूप में स्त्री शक्ति की पूजा प्रचलित थी। मातृ देवी के रूप में वह स्त्री को पूजा करते थे, है ना, औरतों को। नंबर 2 अगर बात करते हैं तो वो शिव की पूजा करते थे। शिव मतलब पुरुष देवताओं में इस देवता की मूर्ति अपना विशिष्ट स्थान रखती है। जो शिव की पूजा करता था उस समय के लोग, है ना। अगर देखते हैं और विशेषता देखते हैं तो लिंग या वह योनि के भी उपासना करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी और शिव की पूजा के अतिरिक्त लिंग और योनि को भी पूजा करते थे, ठीक है। अगर देखा गया है कुछ और भी प्रमाण मिले हैं वहाँ से, जैसे अग्नि और जल की पूजा। प्रत्येक घर में अग्निशाला मतलब आग के रखने के एक विशेष स्थान बनाया गया था। स्नानागार मतलब नहाने के लिए एक अलग व्यवस्था थी। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग अग्नि और जल की भी पूजा करते थे, ठीक है। जादू टोना में विश्वास रखना, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह जादू टोना और भूत प्रेत में भी विश्वास रखते थे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदू जो है वो सिंधु सभ्यता के लोगों के ऋणी है, ठीक है। अगर बात हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के जो 5 नंबर में आ सकता है तो वो आ सकता है आपको ये, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की विवेचना करें। ये 5 नंबर में और वो 5 नंबर में, ठीक है। ये 5 नंबर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आ सकता है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये नहीं कि हम वीडियो देख लिए छोड़ दिए, ऐसा नहीं। आपको चैप्टर वाइज चल रहा है, सभी को आप अरेंज वे में पढ़िए। और मेरा ये आदत रहा है कि हम जो भी लेते हैं तो हम अरेंज वे में लेना चाहते हैं, ठीक है। इधर उधर से उठा पटक के काम करने से अच्छा नहीं होगा। इसलिए अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप डायरेक्ट हमसे कंसल्ट कीजिए, आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, ठीक है। अगर दिक्कत है तो दिक्कत की समाधान किया जा सकता है, ठीक है ना। और बिल्कुल मतलब संपर्क में बने रहिए। तो क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक और आर्थिक स्थिति की विवेचना करें। सामाजिक से मतलब क्वेश्चन करने का मतलब कि उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी, ठीक है, और आर्थिक स्थिति कैसी थी, इस बातों पर हमको क्या करना है, विशेष रूप से चर्चा करना है। भाषा आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं जब आप पढ़िएगा। वीडियो को आप देखने के बाद क्या करें, एक बार खुद से सेल्फ स्टडी जरूर किया करें, ठीक है। आप बुक रखिए और सेल्फ स्टडी भी किया कीजिए। सेल्फ स्टडी आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जब आपके पास सिर्फ उठा पटक के मत पढ़ा कीजिए, कभी भी किताब रखिए पास में। अगर आपके पास किताब है और जब खुद से मेहनत कीजिएगा तो उसका परिणाम अलग होता है, ठीक है। खुद का बनाया हुआ खाना अगर आपको नमक भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो भी पसंद आता है। तो कहने का मतलब है सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा जोर मारिए। चलिए
अगला क्वेश्चन है, इसका जवाब हम देख लेते हैं। देखिए जवाब क्या कहता है, सामाजिक जीवन जो था सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो क्या था, उनका सामाजिक जीवन काफ़ी उन्नत था, मतलब बहुत डेवलप्ड था, ठीक है ना। शहरीकरण था तो यार रहेगा ही। उनकी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और इन्हें आधुनिक जीवन की सुख सुविधाएं प्राप्त थी, पूरी मतलब मॉडर्न जैसा वो सुख सुविधा प्राप्त कर रहे थे। इसके साथ ही लोग शिक्षित थे, मतलब इतना शिक्षित थे कि आज उन लोगों के लिखा हुआ हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। समझ रहे हैं ना कितना शिक्षित थे। चलिए ठीक है, तो वो शिक्षित भी थे, लेखन कला का ज्ञान प्राप्त था। सिंधु सभ्यता से प्राप्त अवशेषों से मालूम पड़ता है कि समाज 4 भागों में विभक्त था, लेकिन अगर हम देखें तो पूरे समाज जो है वो 2 भाग में, मतलब शहरीकरण जो 2 भाग में बटा था, लेकिन ऐसे काम के आधार पर, वर्ग के आधार पर देखा जाए तो उस हिसाब में एक था विद्वान का कैटेगरी, एक था योद्धा के कैटेगरी, एक था व्यवसायिक और एक था कार्मिक वर्ग। मतलब अगर वर्ग में देखें तो ठीक है ना, तो इस हिसाब से पता चलता है, ठीक है। समाज की इकाई जो होती थी परिवार होती थी, और परिवार जो होता था वो मातृत्व सत्तात्मक होता था, यानी यहाँ माता जी ही प्रधान हुआ करती थी। जैसे अभी के समय में पिताजी प्रधान होते हैं, पिताजी ही सब कुछ करते हैं, यानी घर के जो ऑल इन ऑल होते हैं वो पिताजी होते हैं। हमारे लिए सब कुछ सर्वे सर्वा क्या होते हैं, फादर होते हैं, लेकिन उस समय माँ थी, ठीक है। माँ ही सर्वे सर्वा होती थी, घर के सब काम मतलब उसी के ऊपर होता था, यानी हेड समझ लीजिए, फैमिली के हेड मेंबर वही होती थी, लेकिन अभी पिताजी हैं। ये लोग बड़े शांति प्रिय थे और युद्धों से घृणा करते थे। इतना शांति प्रिय थे कि ये लोग आपस में झगड़ा भी नहीं करते थे, और युद्ध मतलब लड़ाई वगैरह ऐसा कुछ वहाँ नहीं होता था। सिंधु सभ्यता के लोग भोजन सदा वो पौष्टिक लिया करते थे, मतलब पौष्टिक आहार, जिनमें गेहूं जौ की प्रधानता थी। फल और विभिन्न तरह की सब्जियां भी थी इनके भोजन में शामिल था, और ये लोग दूध से बनी सामग्रियों का भी प्रयोग करते थे। इनके भोजन में भेड़, मछली, कछुए, अंडे शामिल थे। पहनावा और ढाबा में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहना करते थे, दोनों आभूषण के शौकीन थे। अगर आर्थिक जीवन की अगर हम बात करते तो देखा जाए आर्थिक जीवन में, तो कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन लोगों की आर्थिक जीवन से अगर हम बात करते हैं तो उनकी आर्थिक जीवन जो है कृषि और पशुपालन और व्यापार पर मतलब आधारित था। वो सबसे ज़्यादा कृषि कार्य करते थे, फिर पशुपालन और व्यापार मतलब व्यापार करता था, ठीक है ना। उस समय सिंधु प्रदेश काफ़ी उपजाऊ था, जो सिंध प्रांत है वो आज भी उपजाऊ है। उस समय की हम बात करते हैं तो आज भी उपजाऊ है। सिंध प्रांत में हमारा जो अभी वर्तमान पंजाब क्षेत्र आता है, और उस समय के जो पंजाब क्षेत्र ले लीजिए, अभी भी जो पाकिस्तान है उसमें भी पंजाब है ना। तो ये सब जो जाता है ये सब उसके नीचे सिंध है ना। पंजाब के नीचे ही सिंध प्रांत पड़ता है, पाकिस्तान में है। तो ये सभी क्षेत्र जो है आज भी उपजाऊ है, ठीक है। उस समय तो उपजाऊ था ही। यहाँ के लोग जो है गेहूं, राई, जौ, मटर इत्यादि की खेती किया करते थे, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में अनाज का भंडार मिले हैं, ठीक है। पशु पालन जो है सिंधु सभ्यता के लोगों का कृषि के बाद दूसरा मुख्य पेशा क्या था, पशु का पालन करना। इस पशुपालन में वह सबसे ज़्यादा बैल, भैंस, बकरियां, भेड़, सूगर इत्यादि पाला करते थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों के पास उन वस्तुओं के कच्चे माल की कमी नहीं थी जिनका वे निर्माण करते थे, ठीक है। जिनका वो निर्माण करते थे उस चीज़ का उनके पास कोई कमी नहीं थी। उनकी कोई मुद्रा नहीं थी, ठीक है ना। वो ऐसा कोई नहीं था जैसे कि अभी हम रुपया लेकर जाते हैं तो ऐसा रुपया से मतलब खरीदते हैं कि किसी चीज़ का एक कीमत होता है 10,000 20,000। अगर मोबाइल की कीमत है तो हम 10,000 रुपया लेकर जाते हैं और फिर हमें 10,000 का कोई मोबाइल दिया जाता है। लेकिन उस समय जो था वो वस्तु विनिमय था, मतलब लोग एक वस्तु से दूसरे वस्तु को क्या करता था, खरीदता था। एक वस्तु देता था, दूसरा वस्तु लेता था, ठीक है। ऐसे मुद्रा भी मिले हैं, ऐसी बात नहीं है, मुद्रा भी मिला है कहीं कहीं से। तो उस समय मतलब सामान के बदला मुद्रा उतना नहीं बल्कि वस्तु से भी चल रहा था और मुद्रा भी था उस समय में, ठीक है। उनकी कोई मुद्रा नहीं थी, अपना खास मुद्रा नहीं किया था। संभवतः उनका व्यापार वस्तुओं के आदान प्रदान पर आधारित था, जो मैंने अभी आपको बोला हूँ।
व्यापार नौकाओं और बैलगाड़ियों द्वारा होता था, जैसे नाव के द्वारा लाया जाता था और बैलगाड़ी पर। हड़प्पा के लोग राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान के साथ व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया में हड़प्पा सभ्यता के अनेक मोहरे मिले हैं। मेसोपोटामिया से प्राप्त लिखित विवरणी से पता चलता है कि उनका जो है मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध था, जो सिंध प्रदेश का ही एक प्राचीन नाम है। यानी यहाँ हमारा जो हड़प्पा सभ्यता है उसका एक सिंध प्रांत है, और सिंध प्रांत का जो है मेलुहा एक प्राचीन नाम है। तो इससे पता चलता है कि उस समय के लोग जो है यहाँ से व्यापार करता था। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये इस क्वेश्चन के बारे में हमने आपको पहले 2 मार्क्स में भी बोले थे कि ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में आता है। हड़प्पा सभ्यता की विस्तार की विवेचना करें। ठीक है, तो इसके विस्तार के संबंध में मैंने 2 मार्क्स में भी बताया है, और यहाँ पे मैंने इसके बारे में चर्चा भी किया हूँ, मेंशन किया हूँ। इस चीज़ को आप देख लेंगे। ठीक है, और विशेष रूप से जब इसको देखिएगा इस क्रम में आप जो है मैं ये PDF भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पे टेलीग्राम से आप इसको रोक कर लिख सकते हैं। ठीक है, तो विशेष आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर हम लोग कल नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे, और नए चैप्टर में फिर हम आपको बताएंगे कि इसका ऑनलाइन टेस्ट लेना है। तो इसका हम ऑनलाइन ही टेस्ट रखा है, टेस्ट की व्यवस्था हुई है, तो ऑनलाइन हम इसका टेस्ट आपको लेंगे। तो उसमें जो है इधर तो होली है, तो इसके लिए मैं डेट आपको बता दूंगा, अनाउंस कर दूंगा। इसके लिए अभी आप लोग निश्चिंत रहिए। ऑनलाइन टेस्ट में आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव से कुछ प्रश्न रहेंगे, आपको वहाँ मोबाइल पे ही जाएगा और वहाँ आपको सबमिट मारना है। सबमिट मारकर आपका रिजल्ट पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो मैं लिंक भेज दूंगा, टाइमर सेट रहेगा। ऐसा नहीं है कि घर पे बैठे रहें तो हम 3 घंटा के बाद किसी भी टाइम उठेंगे और उसको ऑनलाइन दे देंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए टाइमिंग रहेगा, फिर बाद में आप खोलिएगा तो वो एरर हो जाएगा, या खैर वो तो हम देख लूँगा। खैर, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।